ये बात है 1972 की, जब 45 लोगों से भरा हुआ एक प्लेन एंडियन माउंटेन के ऊपर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी लोग काफ़ी महीनों तक बिना खाना पानी के फंस के रह गए थे और कोई रेस्क्यू मदद भी नहीं आई। अब इन लोगों ने कैसे खुद को सर्वाइव किया या फिर वो भी मर गए, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशंस। इस मूवी का नाम है ए लाइव, जो कि एक सच्चे वाक़े पर मबनी कहानी है। ये मूवी इन 29 लोगों को डेडिकेट करती है जो इस भयानक हादसे में मारे गए थे। मूवी की शुरुआत में हमें सटीला कॉलेज में एक स्पोर्ट टीम की फोटोज को दिखाया जाता है। दरअसल ये वही प्लेयर थे जिनके साथ वो प्लेन हादसा पेश आया था और इन्हीं में से एक आदमी इस पूरे वाक़े की कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि जब साल 1972 में हमारी टीम चिली में मैच खेलने के लिए जा रही थी और इस सफ़र में इनके साथ इनके रिश्तेदार भी थे। शुरू में तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जब इनका प्लेन एंडियन की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरा तो वहाँ का मौसम ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा हवा में बर्फीली धुंध की वजह से इनका प्लेन बेकाबू हो गया और सामने एक पहाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से प्लेन दो हिस्सों में टूट गया और बहुत से लोग उड़ते प्लेन से गिरकर मौके पर ही मारे गए और बाकी प्लेन के साथी ज़मीन पर क्रैश हो गए। अब नीचे लैंड होने के बाद जहाज़ का कैप्टन एंटीनियो सब मुसाफिरों की गिनती करता है तो इससे पता चलता है कि 6 मुसाफिरों समेत एक फ्लाइट अटेंडेंट्स हवा से नीचे गिर गई थी और इसके साथ प्लेन के क्रैश होते वक्त भी कुछ मुसाफिरों की मौत हो चुकी थी और प्लेन के दोनों पायलट्स भी मर चुके थे। अब रग्बी स्पोर्ट टीम का एक प्लेयर एंटीनियो अपने कुछ साथियों के साथ इस प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब पड़ चुका था और इसकी बैटरी भी जहाज़ के पिछले हिस्से में लगी हुई थी जो कि किसी दूसरी जगह पर गिर गया था। अब ये सभी लोग मिलकर प्लेन के अंदर जगह बनाने के लिए सभी सीट्स को बाहर निकालते हैं ताकि ये सब लोग जहाज़ के अंदर बैठकर खुद को सर्दी से बचा सकें, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत बर्फीला था। लेकिन अभी भी जहाज़ के अंदर काफ़ी ठंड थी क्योंकि बाहर तेज़ हवाओं की वजह से बर्फ़ अंदर आ रही थी। इसलिए एंटीनियो प्लेन की सारी सीट्स और बैगों की मदद से जहाज को कवर कर देता है। अब अगली सुबह ये सभी अपने मरे हुए प्यारों की लाशों को बर्फ में दफना देते हैं। फिर इन्हें जहाज में कुछ चॉकलेट और शराब की बोतलें मिलती हैं, जिस पर एंटीनियो अपने सभी साथियों को समझाता है कि हमें रेस्क्यू टीम की मदद आने तक इसी पर गुजारा करना होगा। जिसके बाद एंटीनियो सभी को थोड़ी थोड़ी शराब और चॉकलेट देता है और सभी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि जल्द ही कोई इनकी मदद के लिए आएगा। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से जख्मी लोगों की हालत ख़राब होती जा रही थी क्योंकि ना तो इन्हें मुकम्मल इलाज मिल पा रहा था और ना ही खाना पानी। इनमें से एक लड़का नैंडो की मां मारी गई थी और साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड भी जख्मी हालत में थी। फिर अगले दिन इनके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता है जिसे ये देखकर इससे मदद के लिए शोर मचाते हैं, जिस पर वो प्लेन थोड़ा घूमता है जिससे इन्हें लगता है कि प्लेन ने वाकई इन्हें देख लिया है और अब जल्दी रेस्क्यू टीम आ जाएगी। और इसी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ एंटीनियो अपने सभी साथियों के साथ बचे हुए चॉकलेट और सारी वाइन्स पी जाता है और सारी रात सभी सुकून की नींद सो गए थे क्योंकि सभी को लग रहा था कि आज रात इनकी आखिरी रात होगी। फिर अगली सुबह होते ही सभी लोग रेस्क्यू टीम आने का इंतजार करने लगते हैं, मगर पूरा दिन इंतजार करने के बाद कोई रेस्क्यू टीम मदद के लिए नहीं आती, जिस पर सभी परेशान हो जाते हैं और ऊपर से एंटीनियो समेत सभी लोगों ने बचा कुचा खाना भी खत्म कर लिया था और इसलिए इनके बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, इसलिए ये सब मिलकर काम करने लगते हैं। अब इन सभी के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये रेस्क्यू टीम आने का इंतजार करते या फिर अपनी मदद आप के तहत यहाँ से निकलने की कोशिश करें, मगर इनके पास खाना पानी नहीं था जिसकी वजह से वो एक लंबा सफ़र नहीं कर सकते थे और इन्हें यह भी नहीं पता था कि इन्हें यहाँ से निकलने के लिए किस दिशा में जाना है। और इस तरह मदद का इंतजार करते हुए इन्हें कई दिन का वक्त गुजर चुका था और अब कई दिनों से ये भूखे प्यासे बैठे थे और मौसम की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। अब भूख की वजह से इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी, इसलिए सभी लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपने मरे हुए साथियों का मांस खाने लगते हैं। और अब नैंडो अपने दो साथियों के साथ जहाज के दूसरे हिस्से को ढूंढने जाता है, लेकिन काफी दिन बर्फ के सैराब में इधर उधर घूमने के बाद भी इन्हें जहाज का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वो नाउम्मीद होकर अपने जहाज की तरफ वापस आ जाते हैं। अब रात को जब वो सो रहे थे कि तभी बर्फ की चट्टानें फटने की वजह से बर्फानी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो सभी जहाज समेत बर्फ के अंदर दब जाते हैं, जिस पर सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को बर्फ से बाहर निकालते हैं। अब रात के इस हादसे की वजह से 2-3 लोग और भी मारे गए थे और इस तरह मुर्दों का गोश्त खाकर इन्हें 50 दिन का वक्त गुजर चुका था। और फिर एक दिन नैंडो एक बार फिर जहाज के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल जाते हैं और अब की बार इन्हें जहाज का दूसरा हिस्सा मिल जाता है जिसमें इन्हें कुछ खाना, कपड़े और बैटरीज मिल जाती हैं, लेकिन इन बैटरीज को स्टार्ट नहीं कर पाते। अब इनका प्लान था कि वो अपने पास रेडियो की मदद से कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाएंगे जिसके जरिए वो मदद मांगेंगे, मगर इनमें से कोई भी इस काम में एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए एक बार फिर इनको नाउमीदी ही हाथ लगती है
और इस तरह यहाँ रहे इन्हें 61 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद नैंडो एंटोनियो कैंसा एक बार फिर मदद की तलाश में सफर पर निकल पड़ते हैं। और फिर कई दिनों के एक लंबे सफर के बाद ये लोग इन सुनसान बर्फीली पहाड़ियों से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनके बाकी साथियों को लगा था कि शायद वो लोग मर चुके होंगे, लेकिन तभी इनकी मदद के लिए बायो रेस्क्यू टीम आ जाती है और इनके साथ नैंडो और बाकी साथी भी थे। हेलीकॉप्टरों को देखकर इन सभी की जान में जान आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और इस तरह पूरे 2.5 महीनों के बाद 45 में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।